हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, हम न्यूटन के गति के नियमों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो गति के नियम हैं, हम उन तीनों गति के नियमों की बात करेंगे। सिर्फ इस वीडियो में तीनों गति के नियम हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। क्वेश्चंस की भी मैं बात करूंगा, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इन नियमों से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक विनती और है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, ये जो न्यूटन के गति के जो नियम हैं, 3 नियम हैं न्यूटन के गति के। ठीक है, तो उन तीनों में हम पहले नियम की अगर बात करें, हम जो पहला नियम है इसको हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूटन का प्रथम नियम। और इसी न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। बात को समझना भाई, ये जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अच्छा, इस न्यूटन के प्रथम के जो नियम है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, इससे हमें क्या मिलता है? तो इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 बात मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। और मैं कहता हूँ ये दोनों बातें अगर आप याद रख लेते हो तो 50% काम आपका हो गया, ये समझो पहले नियम से। नंबर पहली बात तो ये कि भाई ये क्या है? जड़त्व का नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। दूसरी बात यह है कि ये बल की परिभाषा देता है। न्यूटन का पहला नियम क्या देता? बल की परिभाषा देता है। ठीक है, अब इस नियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है भी, किसी वस्तु का वह अवगुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम गति तथा दिशा की अवस्था नहीं बदल पाती, जड़त्व कहलाती है। कहने का मतलब यह वस्तु का अवगुण है जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम गति तथा दिशा की अवस्था नहीं बदल सकती। यानी मान लीजिए हमने अगर कोई वस्तु मेज पर रख दी तो ये उसके जड़त्व के कारण है कि अगर हम कल को भी आकर देखेंगे तो वस्तु हमें मेज पर ही मिलेगी। तो यही गुण क्या कहला रहा है? उसका जड़त्व कहला रहा। बात आप समझ रहे हो? ठीक है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब यदि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई क्या जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो आप कहोगे हाँ जी सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि जितनी भारी वस्तु होगी उतना ही अधिक उसका क्या होगा? जड़त्व होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं। ये बहुत काम की चीज़ें हैं भाई। अच्छा, ये जड़त्व जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 3 प्रकार का जड़त्व आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इन तीनों प्रकारों की मैं आपसे बात करूँगा कि तो भाई ये जो जड़त्व है, ये जड़त्व है 3 प्रकार का। ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा 3 प्रकार है? एक है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व। ठीक है, अब देखते हैं तीनों को बारी बारी से। ये जो विराम का जड़त्व है, ये अचानक बस चलने पर अंदर बैठे व्यक्तियों को पीछे की ओर धक्का लगना। मान लीजिए एक बस खड़ी हुई है, आप उसमें बैठे हो बड़े मज़े के साथ में, लेकिन जैसे ही ड्राइवर बस को स्टार्ट करके आगे बढ़ाता है, आपने महसूस किया हो कि आप पीछे की ओर धक्का सा महसूस करते हो। वही क्या है? जड़त्व। ठीक है, और किसका जड़त्व? वो विराम का जड़त्व। अच्छा, दूसरी, आपने कई बार देखोगे चादर को हिलाने से धूल के कण अलग हो जाते हैं। आपने देखा किसी चादर पर धूल जमी है, आप उसको जैसे ही ऐसे हिलाएंगे तो वो धूल के कण जो है अलग हो जाएंगे। वो भी किस कारण होंगे? विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, अच्छा, पेड़ को हिलाने पर फल का अलग हो जाना। यदि मान लीजिए सहतूस का कोई पेड़ है, या बेरी जो बेर होते हैं, जामुन है, इनके पेड़ हैं, और अगर इनकी डाली को या पेड़ को आप हिला दो तो आप देखेंगे कि जो फल हैं, यानी जामुन, सहतूस, बेर, ये टूटकर नीचे गिर जाएंगे। ये भी किस कारण होगा? जड़त्व के कारण। और कौन सा जड़त्व है इसमें? विराम का जड़त्व। ठीक है, तो ये विराम का जड़त्व है। दूसरा टाइप अगर हम देखें गति का जड़त्व, ये क्या है भाई? चलती हुई बस
अचानक अगर ब्रेक लग जाए तो व्यक्ति आगे की ओर धक्का सा महसूस करता है। आपने देखा ना, यदि मान लीजिए बस चल रही है और अचानक ड्राइवर ब्रेक मार ले तो हम क्या है, आगे की ओर झुक जाएंगे। तो यही क्या कहलाएगा, गति का जड़त्व कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एक है इसमें दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है, मान लीजिए चलती हुई बस के अचानक मुड़ने से अंदर बैठे व्यक्ति का मोड़ के विपरीत दिशा में झुकना। मान लीजिए बस में आप बैठे हुए हो और जैसे ही बस 30-40 की स्पीड से चल रही है और वो मान लीजिए राइट साइड मुड़ जाती है, बस किधर मुड़ती है, आपके राइट साइड, तो आप जो है अपने लेफ्ट साइड झुक जाओगे, लेफ्ट साइड की ओर आप गिरने लगोगे। ठीक है, यही क्या है, दिशा का जड़त्व है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक नोट भी है, इसको आप पढ़ लीजिए। आप अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय जो बल होता है वह दिशा का जड़त्व एक ही प्रकार के बल होते हैं। अपकेंद्रीय बल भी वही है और दिशा का जड़त्व भी वही है, ये एक ही प्रकार के बल हैं। आप इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहला नियम जो था, पहले नियम में बस इतनी सी बातें हैं भाई। ठीक है, यही बात आपको ध्यान रखनी है पहले नियम की। और मैं आपको चलो पहले नियम के कुछ उदाहरण बता देता हूँ जो पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कहेगा कि जब हथौड़ा ढिल्ला हो जाता है ठोकते ठोकते, तो हम हथौड़े के बैटे को नीचे मारते हैं जिससे कि हथौड़ा एकदम फिक्स हो जाता है, यानी फंस जाता है। तो यह भी किसका उदाहरण है, न्यूटन के प्रथम नियम का ही उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। तो भाई ये है गति का दूसरा नियम। ठीक है, यानी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, और इस गति के दूसरे नियम को वास्तविक नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक नियम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि न्यूटन के गति के किस नियम को वास्तविक नियम कहा जाता है, तो गति के दूसरे नियम को वास्तविक नियम कहते हैं। अच्छा, इससे क्या मिलता है हमें, इससे बल का मान मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है भाई कि न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है, तो बल का मान मिलता है, या पेपर में लिखा आता है मान नहीं, व्यंजक। ठीक है, ये व्यंजक शब्द लिखा आएगा पेपर में, वो कहेगा आपसे कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से मिलता है, तो दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए, रेखीय संवेग, ये जो लीनियर मूवमेंट होता है ये होता है P बराबर mv। P यहाँ पर होता है रेखीय संवेग, m का मतलब है द्रव्यमान और v का मतलब है वेग। देखो यहाँ पर लिखा भी है, P संवेग, m द्रव्यमान और v क्या है, वेग। अच्छा, तो संवेग का जो मात्रक है, मात्रक क्या होता है संवेग का, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, संवेग का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसी को अगर हम बदलना चाहें तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और इसको ये वटे में ना लिख करके हम इसको इनवर्स में लिख सकते हैं, यानी s की माइनस में पावर चढ़ा देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक बल को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। बल जो है इसका मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर आपको कुछ रिलेशन देखने को मिलेंगे। अब जो बल है भाई, F मीन्स बल होगा, और यहाँ पर ये डेल्टा P है, डेल्टा P का मतलब है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, अच्छा, और ये डेल्टा T है, ये डेल्टा T जो है यह समय में परिवर्तन, यानी संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बल कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा, अभी F बराबर अगर हम देखें, देखो ये जो संवेग यानी संवेग में परिवर्तन है इसको आवेग कहते हैं। संवेग में जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं, आवेग भी कहते हैं, संवेग परिवर्तन। तो इसलिए हम संवेग परिवर्तन की जगह आवेग भी लिख सकते हैं। तो आवेग वटे समय अंतराल, ये भी बल कहलाता है। अब इसी को हम भाई, इसी को अलट पलट करके हम ये लिख सकते हैं कि आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिएगा। इसका यूज़ एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, न्यूमेरिकल वगैरह, वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए
तो इसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो आवेग का मात्रक होता है वो क्या होगा, वो न्यूटन सेकंड होगा। न्यूटन सेकंड आवेग का मात्रक होता है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आवेग का, ठीक। तो ये फॉर्मूला था। अगर हम यहाँ पर देखें, संवेग जो संवेग परिवर्तन था, और संवेग यानी p, और p बराबर मैंने बताया था आपको m इंटू वी होता है। तो इस p की जगह पर हमने m और v ये जो मान है ये रख दिए यहाँ से उठाकर, ठीक है। तो ये डेल्टा बार रखा mv अपॉन डेल्टा t, जहाँ पर द्रव्यमान नियत है। अच्छा, द्रव्यमान नियत का मतलब है द्रव्यमान कभी बदलता ही नहीं है, हर जगह नियत ही रहता है। उसको आप टेंशन फ्री होकर के पढ़िएगा कि द्रव्यमान जो है कहीं भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगर ये हो जाए तो हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन वटे समय अंतराल त्वरण होता है। तो F बराबर एम ए में हम इसको बदल सकते हैं। इनका प्रयोग जो है ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स वगैरह में होता है। तो थ्योरी के तौर पर आप थोड़ा सा इनको कम ही ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में ये ज़्यादा आते हैं। लेकिन हाँ, इनसे ही थ्योरी के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, ठीक है। तो वो हम MCQs इस चैप्टर के जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान नियत है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो इस फोर्स है जहाँ द्रव्यमान नियत नहीं होगा, यानी द्रव्यमान में भी चेंज हो रहा होगा, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं m2v2 माइनस m1v1 अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब है जो अंतिम द्रव्यमान है और जो अंतिम वेग है उसका गुणनफल माइनस प्राथमिक द्रव्यमान और प्राथमिक वेग का गुणनफल वटे समय अंतराल। ये भी बल को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इनका देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी, जो मैंने अभी बोला है वही यहाँ पर लिखा हुआ है भी। F जो है इसको बल कहेंगे, M को द्रव्यमान कहेंगे, A त्वरण या त्वरण में परिवर्तन, M2 अंतिम द्रव्यमान हो गया, V2 अंतिम वेग हो गया, M1 प्रथम द्रव्यमान हो गया, और V1 प्रथम वेग हो गया, डेल्टा टी समय में परिवर्तन हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर जो इस तरीके के न्यूमेरिकल हैं इनमें इनका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एक न्यूमेरिकल है, यहाँ इसको देख लेते हैं किस तरीके से इसका यूज़ हुआ है। एक वस्तु 2 किलो की है, उसका पहले वेग 4 मीटर पर सेकंड था, 2 सेकंड के बाद उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बताओ कि इस पर कितना बल लगाया गया, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F बराबर एम ए, फॉर्मूले वो सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ए का जो मान है यहाँ पर 2/2, यानी ए का मान 1 आया है यहाँ पर। और F अब जो आएगा भाई, M जो है आपको पता है, देखो 2/2 ये पता क्या है, अगर आपको नहीं समझ आया तो ये है भाई, त्वरण जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, वेग परिवर्तन वटे समय अंतराल के बराबर, ठीक है। तो वेग में देखो कितने का परिवर्तन आया है, पहले 4 था अभी 6 हो गया, तो 2 का, और कितने समय में आया है 2 सेकंड में, इसलिए 2/2 ए का मान 1 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसका मान रखेंगे, तो देखिए ये 2 किलो है, यहाँ पर 2 किलो रख दिया हमने, ये ए का मान 1 आया तो यहाँ पर 1 रख दिया। तो F जो निकल कर आया वो 2 न्यूटन आया। F क्या निकल के आया, 2 न्यूटन आया। तो इस फॉर्मूले से भी हमने निकाल दिया, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हमने शॉर्ट करके इस फॉर्मूले से निकाला है, ठीक है भाई। तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा, कोई से भी फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए। अच्छा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा भैया, कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, या 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन होता है, ठीक है। अच्छा, और समझते हैं, देखो ये भी कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। बाह्य बल 0, यानी F डेल्टा P इंटू डेल्टा T, और अगर बल 0 होना है तो संवेग में परिवर्तन भी 0 हो रहा होगा, जब भी ऐसा हो सकता है कि बल 0 हो जाए, ठीक है। चलिए
यहाँ पर देखिए, ये दूसरे नियम के कुछ उदाहरण मैं आपको अभी बता देता हूँ। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है वो ये है कि रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग जो है वो शून्य होना चाहिए। तो समझते हैं कैसा उदाहरण आपका पेपर में आएगा। जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी बॉल का कैच ले रहा होता है तो वह अपने हाथ इसलिए पीछे की ओर खींचता है ताकि समय को बढ़ा सके। यानी आपने देखा होगा जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जब बॉल कैच लपक रहे होते हैं तो अपने हाथों को बॉल जैसे ही उनके हाथ में आने वाली होती है पीछे को ले जाते हैं एकदम, ठीक है। तो ये क्यों ले जाते हैं, ये दूसरे नियम का ही उदाहरण है, ठीक है, ताकि समय बढ़ जाए। और अगर समय बढ़ जाएगा तो जो झटका है वो कम महसूस करेंगे अपने हाथ पर, चोट लगने का खतरा कम हो जाएगा, ठीक है। और आपने देखा होगा अखाड़े के जो वो होते हैं मैदान, उनको गुदगुदा बनाया जाता है मिट्टी खोद खोद कर, या गद्दों पर उनको लड़ाया जाता है। तो वो भी इसीलिए जब हम उस पर पटकते हैं किसी व्यक्ति को तो ताकि जो ठोस ज़मीन है उस पर जाने में, उस पर लगने में उसको थोड़ा सा वक्त लगे, जिससे क्या है झटका उसे कम महसूस हो, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अभी न्यूटन की गति का तीसरा नियम देखते हैं। गति का ये तीसरा नियम है भाई, और इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई बार पेपर में आ चुकी है, ठीक है। अब ये दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल होते हैं। बराबर हैं लेकिन विपरीत बल हैं, जो कि अलग अलग सतह पर कार्य करते हैं। ये अलग अलग सतह पर कार्य करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करते हैं, इनके बीच का समय अंतराल शून्य होता है। दो बात आपकी समझ में आई। पहली बात तो ये है कि ये दोनों बल बराबर होते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, लेकिन विपरीत दिशा में लगते हैं, अलग अलग सतह पर लगते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और निरस्त नहीं करेंगे, निरस्त नहीं करेंगे, मैंने शायद गलत पढ़ दिया था, निरस्त नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है। और क्रिया प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करते हैं, यानी बिल्कुल तत्काल काम करते हैं। यानी अगर आपने दीवार में घूंसा मारा तो दीवार को तो पता नहीं कितनी चोट लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन दीवार भी आपको झटका दे देगी। यानी घूंसा तो नहीं मारेगी लेकिन आपके ही चोट लगेगी दीवार में मारोगे तो, ठीक है। तो उसे ये मत समझो कि आपने दीवार में मारा इसलिए लगी, नहीं, दीवार ने भी आपको लगाया बल। जितना बल आपने दीवार पर लगाया उतना ही बल दीवार ने भी लगाया, ठीक है। तो चलिए अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके भी बहुत सारे उदाहरण जो पेपर में आते हैं। नदियों में तैरना, सड़क पर चलना, बंदूक से गोली चलना, जब झटका सा लगता है गोली चलने से, वही है। पानी में खड़ी नाव से कूदना, और रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वह। यह सभी रेखीय संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं, ठीक है जी। तो ये भाई न्यूटन के तीनों नियम हैं, इस वीडियो में हमने ख़त्म करे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो भाई लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।